नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बिहार में हार हुई कांग्रेस की, उसको लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन उस समीक्षा बैठक में जो हुआ वो कांग्रेस में अनप्रेसिडेंट था। कहा जा रहा है कि प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को मीटिंग में अंदर आने ही नहीं दिया गया। सीधा जो विधायक हैं, जो कैंडिडेट थे, उनसे मुलाकात हुई राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की, और जो उन्होंने कहना था दिल खोल के बोला, और इसलिए अंदर एक तरह से झगड़ा या बहसबाजी होने की खबरें भी आई। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बात बोली गई खुल के बोली गई, इसीलिए शायद प्रभारी और अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया था। इन सारी बातों में एक चीज़ और निकल के आई कि बिहार के नतीजों से या बिहार की बैठक जो हुई है, इससे एक संकेत कांग्रेस हाईकमान ने देने की कोशिश की है कि जो जिम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी, और जो अपनी जिम्मेदारी पे पूरे नहीं उतरेंगे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सब ने बहाने या जो भी कारण बताए, वोट चोरी कारण बताया और चीज़ें बताई, सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज़ अहम जो उससे निकल के आई है, जो एक सवाल उन सब से राहुल गांधी ने पूछा कि बिहार में अब कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर नेताओं ने यही कहा कि बिहार को अब कांग्रेस को अकेले नापना चाहिए। आप अगर बिहार घूमे होंगे तो माहौल ये रहा होगा कि भाई बीजेपी से लोग नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी को फिर भी लोग मानते हैं, और नीतीश जी के 50-60 तक आते हैं, बीजेपी के 25 के आसपास है। चलो आप हमारी बात मत मानो, लेकिन ये बात तो आपने देखा होगा कि जेडीयू की एक्सपेक्टेशन सीट्स की बीजेपी से ज़्यादा होगी, लेकिन परिणाम कैसे आते हैं? बीजेपी नंबर 1 पार्टी होते हैं। और इत्तेफाक देखिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग क्यों कहता हूं मैं, कि बीजेपी के एक ऐसे आंकड़े आए हैं और नीतीश जी को एक ऐसे जगह पे लाके रोका गया है कि नीतीश जी चाहे भी तो किसी और पार्टी के साथ सरकार नहीं बना सकते। बहुत साइंटिफिकली इंजीनियर्ड परिणाम है। अब ये देश को सोचना है, बिहार की जनता को सोचना है, आपको सोचना है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग है, ये इत्तेफाक है। धन्यवाद। कृष्णा अल्लाउरे भी कह रहे हैं कि सब ने दिल खोल के बात हुई, सब कुछ दिल खोल के बात हुई, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पूछ तो लिया, सब नेताओं ने कह भी दिया कि बिहार को अब कांग्रेस को अकेले एक्सप्लोर करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सही में आरजेडी की छत्र छाया से निकलना चाहती है या उसकी कोशिश करेगी? देखिए, एक तमिलनाडु में डीएमके और दूसरा बिहार में आरजेडी, इन दोनों पार्टियों की छत्र छाया में, इन दो बड़े राज्यों में कांग्रेस कहीं दब के रह गई है। बाकी सब जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ वक्त वक्त जो है वो गठबंधन होता है, कभी नहीं भी होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी है, वो कांग्रेस से छोटी है, या कहीं दूसरी जगह पर भी इसी तरह के गठबंधन है। लेकिन तमिलनाडु और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को एक तरह से कंट्रोल कर रखा है। तमिलनाडु को लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ अभी ठीक है, डीएमके के हिसाब से ठीक चल रहा है वहाँ पर, और डीएमके की जो पॉलिसीज़ हैं, डीएमके को जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है डीएमके का, उसको अपनाना चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस में लागू करना चाहते हैं। वो जो जिला अध्यक्षों को मजबूत करने वाला आइडिया है, वो दरअसल डीएमके से ही आया था कि डीएमके सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर किसी को बनाता है तो अपने जिला अध्यक्ष को बनाता है, और वो सीधा स्टालिन से कॉन्टैक्ट में रहता है। लेकिन वो एक स्टेट की पार्टी है, उसी को राहुल गांधी यहाँ नेशनल लेवल पे कांग्रेस में लागू करना चाहते हैं, इसीलिए जिला अध्यक्षों को पावर दी जा रही। लेकिन कांग्रेसी तो कांग्रेसी है, आपको मालूम है। जिला अध्यक्षों को लेकर भी ऐसा खेल हुआ कि जो एमएलएज हैं वही जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अब जिला अध्यक्षों को पावर दी जाएगी कि वो कैंडिडेट के लिए रेकमेंड करें, तो सोचिए जो मौजूदा एमएलए है वो सोच सकता है, वो कहेगा क्या
कि मुझे टिकट मत दो, किसी और को टिकट दो, किसी और का रेकमेंड कर सकता है क्या? इसलिए मैंने कहा कि आपने फीडबैक तो ले लिया, आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन कहानी अभी बड़ी लंबी बाकी है। दोस्तों, शाम के वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से जो कांग्रेस के नेता छोड़कर गए हैं, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में, किस तरह से अपनी रोजी रोटी ज़िंदा रखने के लिए, पार्टी में अपने आप को बचाए रखने के लिए एक ही काम करते हैं, और वो है राहुल गांधी और गांधी परिवार को गाली देना। उसी से वो बचे हुए हैं। दरअसल उनकी मजबूरी है, ये मजबूरी अब ज़्यादा बन गई है। दरअसल खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो मजबूरी इसलिए बन गई कि 2024 से पहले बीजेपी में सब, कांग्रेस से जो भी आता था सबका स्वागत था, सबको कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन 24 के चुनाव में जब बीजेपी 240 पर अटक गई, तो बीजेपी के अंदर एक वो कह रहे धुधक रही थी, एक जो है वो ज्वाला, वो निकल के आई। बीजेपी के नेताओं की एक दुख निकल के आया कि भाई जो कांग्रेस से आते हैं या दूसरे दलों से आ रहे हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों बिठा दिया जाता है? उन्हें सब कुछ मिलता है बिना कुछ किए ही, सिर्फ इस क्वालिफिकेशन पे कि भाई वो कांग्रेस से आ रहे हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि उसके बाद बीजेपी हाईकमान ने इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया है कि भाई जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो ना मिले, और जो इम्पोर्टेंट पद है वो अपनी पार्टी के लोगों को मिले। इसलिए बहुत से ऐसे नेता जो लालच में बीजेपी में गए थे, जो सत्ता से दूर नहीं रह सकते, कोई डर के मारे गए थे, वो आज हाशिए पर नज़र आ रहे हैं। उस हाशिए पे ना लटक जाएं, इसलिए ये प्रवक्ताओं या नेताओं ने ये ट्रेंड अपनाया है कि बस राहुल गांधी को गाली दो। गाली इन द सेंस कि गाली, गांधी भी नहीं बोलते, अब तो कुछ और ही बोलते हैं, राहुल के आगे कुछ और ही लगाते हैं और पप्पू लगाते हैं। वो मैं शब्द बोलना नहीं चाहता। जो नहीं ये कर पाते वो किस तरह से हाशिए पे है, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का वीडियो है। ये जो आगे उतर रहे हैं नीले कलर की बास्केट में, इनका नाम है सुरेश पचौरी। कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा नाम हुआ करते थे, और उसके बाद दिल्ली कांग्रेस में भी बहुत बड़ा नाम थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, बड़ा नाम था सुरेश पचौरी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2024 में ये बीजेपी के पाले में चले गए। ये ट्रेन से उतर रहे हैं, कोई इनको नहीं पूछ रहा। इनके पीछे एक और सज्जन उतर रहे हैं शख्स, जिनका नाम है सज्जन वर्मा। ये कांग्रेस के नेता हैं, और देखिए उनका स्वागत किस तरह से कांग्रेसी कर रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप मानो या ना मानो, ये वीडियो में नहीं दिखा, लेकिन सुरेश पचौरी को बुरा ज़रूर लगा होगा कि एक वक्त था जब सुरेश पचौरी इस तरह से ट्रेन से उतरते थे मध्य प्रदेश में, कहीं भी किसी भी शहर में, तो कांग्रेसी नेताओं का तांता लगा होता था इनके स्वागत के लिए। आज सुरेश पचौरी का नाम भी लोगों को नहीं सुनाई देता। मैं खुद जब ये वीडियो देखा तो हैरान हो गया कि हाँ, मुझे जोर लगाना पड़ा यार, हाँ सुरेश पचौरी भी तो हुआ करते थे। और इनसे कहीं जूनियर सज्जन वर्मा कांग्रेस के बीच में स्वागत कर रहे हैं, या मतलब जो भी है सम्मान ले रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा उदाहरण है राजस्थान से। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए। बहुत से कांग्रेसी उठ के मतलब बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ पर। वो कहाँ हैं आज किसी को नहीं मालूम। अभी बीजेपी ने राजस्थान में अपनी कार्यकारिणी बनाई। पूरी कार्यकारिणी में कांग्रेस से बीजेपी में गई सिर्फ एक ज्योति मिर्धा को जगह मिली है नागौर से, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा किसी कांग्रेसी को कार्यकारिणी तक में जगह नहीं मिली। और ये कहानी सिर्फ राजस्थान की या मध्य प्रदेश की नहीं है, ये हर प्रदेश में हो रहा है। जितने लोग दल बदल के गए थे, जितने चूहे डूबता जहाज समझ के बीजेपी के जहाज में चढ़े थे, उन सब को आज हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जो उनसे चाहिए था बीजेपी को वो उनको मिल गया। अब इससे आगे सिर्फ उन्हीं को ले जाना चाहती है जिनमें अभी कुछ बचा है।
जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, अब उनकी राजनीति तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर है, जो संघ को चाहिए, जो बीजेपी को चाहिए। या फिर ये जो प्रवक्ता हैं, क्योंकि देखिए जब एक कांग्रेसी, पूर्व कांग्रेसी अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार को गाली देता है ना, तो बीजेपी वालों को हंसने का ज़्यादा मटेरियल मिलता है। उन्हें लगता है कि इससे लोगों को, न्यूट्रल लोग जो हैं, उन पर ज़्यादा असर होता है। इसलिए जो अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर, अपने ज़मीर से नीचे उतरकर इस हरकत पर उतर आए हैं, या तो वो अभी दिख रहे हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा टाइप के लोग दिख रहे हैं, बाकी कहीं कोई नहीं दिख रहा। हाशिए पर हैं सब। और बहुत जल्द सुना है कि जिनको कभी कोई राज्यसभा सीट या कुछ इस तरह की भी मिली थी, उनका भी टेन्योर ख़त्म होते ही टाटा बाय बाय हो जाएगा। यानी बीजेपी फिर से 29 के लिए अपनी कोर टीम, कोर बीजेपी, जो दिल से बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं को आगे करना चाहती है। तो इनके साथ वो होगा कि जो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ये वाली कहानी होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।